वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड EMRS के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर हमने NEP 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड की एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर उसमें विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पेपर में हेल्प करेंगे। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शिक्षण विद्या। आज हम शिक्षण विद्या क्वेश्चन टॉपिक रहेगा शिक्षण विद्या वाला। ठीक है, तो आज हम सारे क्वेश्चन शिक्षण विद्या के ही करेंगे और आपको पता है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परियोजना विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त नहीं होता जब। इसमें पूछा गया है नहीं, तो आपको नहीं के हिसाब से आंसर देना है। परियोजना विधि का प्रयोग करना तब उपलब्ध नहीं होता है जब। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक जीवन अनुभवों को महत्व समझा जाता है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें इसमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है। तो सेकंड ऑप्शन है अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे। तो इसमें कठिनाई महसूस करे, इसमें नेगेटिव पॉइंट आ चुका है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित होने को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल, विद्यार्थियों में प्राथमिकता दी जाती है, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों को अधिगम की ओर आकर्षित करने के लिए किसी बाहरी अनुनय की आवश्यकता न हो। इसमें क्या कहा गया है, न हो, बाहरी अनुनय की आवश्यकता न हो। तो ये सारे पॉइंट परियोजना विधि का प्रयोग तब उपयुक्त नहीं होता है तब जब। तो ये हमारे पास बी आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे। तो अगर वो कठिनाई महसूस करेगा तो वह परियोजना विधि का प्रयोग कैसे कर पाएगा। तो यही हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, तो हमारे पास बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो अर्थ निर्माण का बढ़ावा देगी, तो आपको राइट आंसर छांटने हैं। सूचना का प्रसारण करने, अगर हम किसी सूचना का प्रसारण कर देंगे तो क्या वो हमारे अर्थ निर्माण में बच्चों की सहायता करेगी, नेगेटिव कट कर दो। सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, ये भी नहीं है। दंडात्मक उपायों को कट करो। अन्वेषण और चर्चा, बिल्कुल राइट आंसर सही रहेगा। अन्वेषण और चर्चा बच्चों को अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एकांकी शिक्षण के दौरान एक चित्र में तस्वीर को शिक्षण रणनीतियों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चित्रमय तस्वीर से तात्पर्य है, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न अभिनेताओं के बीच संवाद। सेकंड है एक आत्म भाषण, और एक मूक छवि जो अभिनेताओं द्वारा पात्रों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कुछ संगीत वाद्य यंत्र। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, मूक छवि जो अभिनेताओं द्वारा पात्रों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास एकांकी जो हमने पढ़ा है उसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण अधिगम में बहुआयामी दृष्टिकोण। शिक्षण को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रवण, स्पर्श, खालिस्तान इंद्रियों का एक साथ उपयोग है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है बहुआयामी दृष्टिकोण शिक्षण को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रवण, स्पर्श और इंद्रियों का एक साथ उपयोग। तो एक साथ हम सारी चीजों का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो आपको पता है वो गति संवेदी कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण और अधिगम की एक प्रभावी विधि की विशेषताएं है। शिक्षण और अधिगम की एक प्रभावी विधि के विशेषताएं बताया गया है, मतलब टीचिंग और लर्निंग की जो प्रभावी विधि है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट सही है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है, तो राइट आंसर तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन सही होने के कारण हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अपनी कक्षा में सहकारी शिक्षण का उपयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका है। अपनी कक्षा में सहकारी शिक्षण का उपयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका है, तो आपको बताना है एक शिक्षक की भूमिका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा छोड़ना है और बच्चों को खुद काम देना है। क्या एक सहकारी शिक्षण का उपयोग शिक्षक की भूमिका है कि कक्षा छोड़ दे और वो बच्चों को खुद काम करने दे? नहीं, ये गलत हो चुका है। सहायक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी रखना, बिल्कुल बात सही है। एक सहकारी शिक्षण का उपयोग एक शिक्षक को भूमिका होती है कि वो सहायता करेगा बच्चे का और प्रत्येक समूह की निगरानी भी रखेगा। पॉजिटिव पॉइंट आ चुका है और यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब पढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन, उस समूह का समर्थन करना जिसके पास तीव्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। बच्चे किसी भी बच्चे के प्रति, किसी भी समूह के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना है, तो ये ऑप्शन भी कट हो चुका है। एक मूक दर्शक बनना है और बच्चों को वही करने देना जो वो चाहते हैं, तो ये भी कट चुका है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दिव्या अक्सर सौंपे गए काम को छोटे छोटे कामों में बांट देती है और जिसे वह आसानी से संभाल सकती है, वह खालिस्तान उपयोग कर रही है। तो आपको बताना है वो क्या कर रही है। तो आपको बताया है, जब हम जैसे कि हमारे पास कुछ बड़ा कार्य है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, तो हम उसको क्या, हमने पढ़ा था कि वो विश्लेषण विधि हो जाती है। तो इसमें हम विश्लेषण, उपलक्ष्य विश्लेषण हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, एक हमारे साथ बड़ा सा कार्य है और हम उसको विभाजित करके छोटे छोटे कार्य को कर रहे हैं, तो वो हमारे पास विश्लेषण में आता है, विश्लेषण में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? इसमें पूछा गया है कि जो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्प को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है, तो आपको बताना है इन जो शैक्षणिक रणनीति है इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसमें से एक राइट ऑप्शन निकालेंगे। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने देना, तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है और हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने देना चाहता है। याद करना नेगेटिव पॉइंट में है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। बच्चों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वर्कशीट पूरी करने देना चाहिए। बच्चों पर हम किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं डालेंगे, इसीलिए ये भी हमारा कट हो चुका है। छात्रों को उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहना, तो हम किसी भी बच्चे को कुछ नहीं कह नहीं सकते कि ये करो, दबाव नहीं डालना है, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक शिक्षक पहले से सीखे गए कार्य के प्रदर्शन को सही करने के लिए एक कार्य के प्रदर्शन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है, वह शिक्षण की खालिस्तान विधि का उपयोग कर रहा है। तो हमारे पास एक शिक्षक पहले से सीखे गए कार्य के, मतलब उसने पहले से कोई कार्य सीख रहा है, सीखे गए कार्य के प्रदर्शन को सही करने के लिए
सीखे गए कार्य को प्रदर्शन को सही करने के लिए एक कार्य के प्रदर्शन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है, वह शिक्षण की खालिस्तान विधि का उपयोग कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अवलोकन। क्या वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या वो संशोधन कर रहा है, क्या वो अनुकरण कर रहा है, क्या प्रतिरूपण कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि कोई शिक्षक है वो पहले से सीखे गए कार्य के प्रदर्शन को सही करने के लिए एक कार्य के प्रदर्शन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है। तो सही बात है, वो पहले से कोई कार्य सीख रहा है तो वो प्रतिरूप कर रहा है, मतलब उस जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरूपण हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। शिक्षक निम्न में से क्या ग्रहण करते हैं। एक शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और विशेष होता है, यह उनकी अपनी शिक्षा और विकास सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। शिक्षक निम्न में से क्या ग्रहण करते हैं। तो आपको पता है जो आजकल की हम जो शिक्षा दे रहे हैं एनईपी में जो जोर दिया गया है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये आप सारे नेगेटिव है, बाल केंद्रित शिक्षा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उन्हें विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लाना चाहिए जिनमें हो। तो आपको बताना है, यदि कोई शिक्षिका चाहे वो विद्यार्थी समस्या समाधान प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम सारे पढ़ेंगे। देखो थर्ड ऑप्शन में हमें रटना मिल चुका है, तो ये हमारा कट चुका है। बहुविकल्पी प्रश्नों को सततीकरण नहीं करना, ये भी कट चुका है। प्रशिक्षण और अभ्यास करना है, क्या हम समस्या समाधान को विद्यार्थियों को क्रियाकलापों में लगा लेंगे और क्या उन्हें बार बार अभ्यास करवाएंगे, तो ये भी कट हो चुका है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, यही हमारे पास राइट आंसर है, यही हमारे पास ऑप्शन पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है और फिर इसमें संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है, वह अपना रहा है। तो आपको पता है तब हमारे पास उदाहरण पहले दे रहा है और नियम का हमें कोई भी जो हम कार्य करते हैं, जो किसी बच्चे को उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, तो हमने आपको बार बार बताया है वो हमारे पास आगमनात्मक विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक कक्षा में सभी छात्रों को एक समस्या दी जाती है। एक कक्षा में सभी छात्रों को कुछ समस्या दे दी जाती है। सभी छात्र समस्या को हल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उस पर काम करते हैं। वे अपने समाधान लिखित रूप में लाते हैं और कक्षा में एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और दूसरे विद्यार्थी इन्हें ध्यान से सुनते हैं और बाद में इनकी आलोचना करते हैं। निम्न में से किस शिक्षण पद्धति का वर्णन किया गया है। क्या ये ड्रिल विधि है, क्या ये सेमिनार है, या यह ब्रेनस्टॉर्मिंग है, या यह शिक्षण पद्धति नहीं है। तो आपको बताना है, कोई कक्षा है उसमें छात्रों को एक समस्या दे दी जाती है। ठीक है, सभी छात्र समस्या को हल करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से उस पर काम करते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से मतलब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वे अपने समाधान लिखित रूप में लाते हैं, मतलब वो लिख कर ला रहे हैं और वे कक्षा में एक एक करके उनके विचार प्रस्तुत करते हैं और दूसरे विद्यार्थी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। जो वो लिख कर लाए हैं उनके विचारों को वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और बाद में उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से शिक्षण पद्धति का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है ये हमारे पास क्या है, या
तो हमारे पास ये क्या है, सेमिनार है। एक सेमिनार संगठित किया गया है और उसमें से ये अपने अपने व्यक्तित्व रूप में जो लिख कर लाए हैं वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और बाद में बच्चे उन्हें सुन रहे हैं और उनका आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सेमिनार में ही होता है, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो आपको संकल्प में सहायक है तो हमें बताना है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिशब्दा आधारित प्रतिशब्दाएं। तो आपको बताना है हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, निधि छात्रों के लिए समस्याग्रस्त स्थिति बनाती है और उन्हें कुछ संकेत प्रदान करके सहायता करती है। उसके द्वारा किस विधि का पालन किया जा रहा है। तो बताना है हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको बताना है जो समस्या स्थिति बनाती है तो समस्या समाधान विधि हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो समस्या समाधान रणनीति का एक मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो ये तो कट चुका है, नेगेटिव पॉइंट है। कार्यात्मक अनन्यता एक वस्तु के केवल आ चुका है, कट कर दो। केवल ऐसे शब्द आ जाए, केवल, बिल्कुल कट। प्रतिक्रिया निधान समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही उपागम में एक ही आ जाए तो ये भी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगर कोई समस्या आपके सामने है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर विभाजित कर उसका विश्लेषण कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक कक्षा 6 की शिक्षिका ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ छात्र पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए विज्ञान की अवधारणा के विषय में अपनी समझ व्यक्त करने में असमर्थ है। शिक्षिका को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे सीखे। सेकंड है, अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए। थर्ड है, कहानियां और विज्ञान के साहित्यों का प्रयोग करना चाहिए या विशेष शिक्षक को सूचित करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम आपको दोबारा पढ़ाते हैं। कक्षा 6 की शिक्षिका ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए विज्ञान की अवधारणा के विषय में अपनी समझ व्यक्त करने में असमर्थ है। शिक्षिका को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो शिक्षिका को करनी चाहिए कि कहानियां और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कहानी के माध्यम से उन बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वो बच्चे आसानी से विज्ञान की अवधारणा को समझ सके। सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना है इनमें से सबसे शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। फर्स्ट है व्याख्यान विधि, सेकंड है प्रदर्शन विधि, थर्ड है चर्चा विधि, डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो आपको इनमें से बताना है सबसे अच्छी विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा चर्चा विधि। कोई भी समस्या है, कोई भी शिक्षण है तो हम उसको क्या करेंगे, चर्चा के द्वारा शिक्षण को, टीचिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चा उसमें चर्चा में जो भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो उस चर्चा में पूछ सकता है और एक शिक्षक उसको बता सकता है। तो 417 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चर्चा विधि। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विविध शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है। फर्स्ट है शिक्षण अभ्यास के सार्वभौमिक संकेत, सेकंड है सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, थर्ड है अधिगम को सार्वभौमिक प्रारूप,
और फोर्थ है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार। तो आपको बताना है शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है। तो इसमें अधिगम से रिलेटिव आपको बताना है, अधिगम सामग्री प्रदान करने का इससे रिलेटिव आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास अधिगम से रिलेटिव तो हमारे पास यही है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो यहाँ पर अधिगम से पूछा गया है तो अधिगम हमारे पास इसी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो आपको बताना है इनमें से जो सही बातें हैं वो कौन सी है। तो एक विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक टू जर्नल हम आगमन विधि में ही जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त से मूर्त शिक्षण की अधिगम निगमनात्मक विधि है, मतलब डिटेक्टिव विधि में आती है। तो बिल्कुल दोनों बातें सत्य हैं, तो ए और दोनों सत्य हो जाएगी, ए और बी दोनों सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षमता और क्षमता समूह के बारे में सत्य है। तो आपको बताना है कौन सी बातें सत्य है। सजातीय समूह में छात्र बेहतर सीखते हैं, सुचारू और प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा सजातीय होनी चाहिए, बच्चे असहिष्णु और मतभेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, शिक्षक विभिन्न क्षमता समूह की आवश्यकता का ध्यान रखकर बहुस्तरीय शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है। तो 420 राइट आंसर हमारे पास डी ही होगा, ऑप्शन डी ही हमारे पास पॉजिटिव है और इसमें सत्य पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूलों में समस्या समाधान के सफल होने की अधिक संभावना वहां है जहां एक लचीला पाठ्यक्रम है, सफल होने की पूछी गई है। एक लचीला पाठ्यक्रम लागू है, छात्रों के सजातीय समूह कक्षाओं में मौजूद है, केवल उच्च क्रम शैक्षणिक उपलब्धि पर बल है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभाव में है। तो समाधान बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा कि स्कूलों में समस्या समाधान के सफल होने की अधिक संभावना कहाँ है, जहां पर क्या है छात्रों की सजातीय समूह कक्षा में मौजूद है। तो ये गलत हो चुका है, केंद्रित शिक्षक केंद्रित है, ये केवल दे दिया गया कट है। तो यहाँ पर है कि एक लचीला पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम कैसा है, एक लचीला है और वहाँ में स्कूलों में समस्या समाधान के सफल होने की अधिक संभावना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है, खालिस्तान एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि एक उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है, मतलब कोई अपनी पहल कर रहा है और प्रयास भी कर रहा है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, कट कर दो। शिक्षार्थी केंद्रित विधि सही है, विद्यार्थी केंद्रित है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उपचारात्मक शिक्षण की निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण को निम्न में से किसके परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है। तो हमारे पास राइट आंसर आपको पता है, जब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है, तब जब हमारे पास हम बच्चे को कारण पूछ ले कि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो वहाँ हम बच्चे को करते हैं। तो पहले हम निदान करेंगे उस जो बच्चे को जहाँ पर समस्या आ रही है उसका कारण पूछेंगे,
ठीक है। तो कारण पूछेंगे तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण को नैदानिक परीक्षण परिणामों के आधार पर उचित रूप से संचालित किया जा सकता है। तो आज के क्वेश्चन यही थे, तो आगे पीडीएफ नहीं है। तो आज आई होप आपको वीडियो पीडीएफ अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। आगे के क्वेश्चन हम आपको कल अवेलेबल करवा देंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।